गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम आपका जिस स्पेसिफिक टेक्निक की बात करेंगे उसका क्या नाम है, आपका क्रोमेटोग्राफी। क्या नाम है? क्रोमेटोग्राफी। जब भी हम वर्ड यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी, ये एक तरह से आपकी सेपरेशन टेक्निक है। क्या है ये? सेपरेशन टेक्निक। ठीक है। कि जैसे पहले हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था, ठीक है, वहां पर भी एक तरह से हमने आपके जो प्रोटीन्स या डीएनए को सेपरेट करा था। ठीक है, ये भी सेपरेशन टेक्निक है। बट इसमें आप देखोगे कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी होती है, जैसे आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है। ठीक है, जैसे ये आपको एक डायग्राम में दिख रहा है, मतलब ये तो एक एक तरह से कॉलम आपको दिख रहा है। उसके अंदर जैसे एक स्टेशनरी फेज होता है और एक मोबाइल फेज होता है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है कि एक उसने शो कर रखा है, अ, जैसे एक ब्लू दिखा रखा है, एक रेड दिखा रखा है, ये मतलब अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो आप देखते हो कि सबसे पहले जैसे इसमें ये फर्स्ट मॉलिक्यूल आ गया, उसके बाद फिर आपका दिस इज ए फ्रैक्शन विदाउट मॉलिक्यूल, फिर आपका, क्योंकि ये आप ना फ्रैक्शंस लेते रहते हो। ठीक है, इसमें हम ऊपर से बफर डालते रहते हैं। ठीक है, जिसे हम एक वर्ड यूज करते हैं एल्यूशन। करिए आप लोगों ने क्रोमेटोग्राफी? हम्म। करिए अभी क्रोमेटोग्राफी? ये ऐसे सा कॉलम देखा है? सिंपल सा क्या होता है, जैसे हमारी होती थी ना, ब्यूरिट होती थी, अ, वैसे ही होता है ये। क्योंकि ग्लास का इसके अंदर ना अलग 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 टाइप के मटेरियल हम यूज करते हैं, वो होता है स्टेशनरी फेस। ठीक है, वो भी क्योंकि अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफीज हैं, तो स्टेशनरी फेस का अलग अलग नेचर होता है। फिर एक होता है मोबाइल फेस, ऊपर से आप जैसे बफर डालते रहते हो। ठीक है, वो भी हम देखेंगे कि उसकी उसका पीएच कितना होना चाहिए, आयनिक स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। आप जैसे अब देख रहे हो ना, पहले जो फ्रैक्शंस आ रहे हैं उसके अंदर बेसिकली एक तरह से सिर्फ आपका मोबाइल फेज ही बाहर आ रहा है। ठीक है ना, जैसे ये आपको मोबाइल फेज दिखा रहा है, इसमें भी मोबाइल फेज आया, इसमें भी मोबाइल फेज आया। ठीक है, अब मान लो कि प्रोटीन्स हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं वो ना एब्जॉर्बेंस दिखाते हैं 280 के ऊपर। प्रोटीन्स एब्जॉर्बेंस दिखाते हैं एक वेवलेंथ के ऊपर 280। तो हम ना इस वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस लेते हैं। तो जैसे आपके पास फ्रैक्शन, एक ही कैमल की आप फ्रैक्शन ले रहे हो, तो जैसे अब अगर कोई एब्जॉर्बेंस नहीं आ रही है, इसका मतलब उसमें कोई प्रोटीन नहीं आया। लेकिन जैसे मान लो ये आया फ्रैक्शन, तो इस इसकी जब आप रीडिंग लोगे तो एब्जॉर्बेंस आएगी। ठीक है, तो उससे आपको पता लग जाएगा इस फ्रैक्शन में प्रोटीन आया है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफीज हैं, बट दिस इज बेसिक थिंग। बेसिक आपको बस याद रखना है, ये सेपरेशन टेक्निक है। और यहाँ पर मैं दो टाइप के फेजेस की बात करूंगा। एक फेज को बोलता हूं मैं स्टेशनरी फेज, और दूसरे फेज को मैं क्या बोलता हूँ? मोबाइल फेज। एक फेज को बोलता हूं मैं स्टेशनरी फेज, दूसरे फेज को मैं क्या बोलता हूँ? मोबाइल फेज। ठीक है, दो टाइप के फेजेस जो होते हैं वो हम यहाँ पर आपके यूज करते हैं। एक स्टेशनरी फेज होता है, दूसरा आपका मोबाइल फेज होता है। ठीक है, सो अब कह रहा है जो बेसिस है, बेसिस वही है कि जैसे आप यहाँ पर एक टर्म वो यूज कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक है, विच डिस्क्राइब्स द वे इन विच ए कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन टू इमिसिबल फेजेस। जैसे मान लो आपके पास दो अलग अलग फेज है, ठीक है, और दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। अब एक एनालाइट है, आपने उसको सेपरेट करना है। ठीक है, अब जैसे क्या होगा ना, अगर तो सारा के सारा एक फेज में चला जाए, पहले तो वो क्या था, मतलब आपके पास दो फेज हैं, आपने उसको उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में डाला, अगर वो सारा एक फेज में चला गया तो आपने उसको सेपरेट कर लिया। जैसे आपके पास दो कंपाउंड है, ठीक है, और आपने उनको अलग करना है, तो एक एक फेज में चला जाए, दूसरा दूसरे में चला जाए, तो दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है, या मतलब मल्टीपल भी हैं, जैसे 10 हैं, क्या पता 10 में से 5 एक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 5 दूसरे में हो जाएंगे। ठीक है, सो फॉर टू सच फेजेस द वैल्यू ऑफ द कॉफिशिएंट इज कि कितनी कंसंट्रेशन ए में है, कितनी कंसंट्रेशन बी में है। ठीक है, अब अगर एक ही है, अगर तो वो दोनों में जा सकता है, फिर क्या होगा कि आपने ये देखना है कि कितनी कंसंट्रेशन ए में है, कितनी बी में है, क्योंकि हो सकता है ना, क्या पता एक फेज के अंदर वो ज्यादा सोल्यूबल हो, दूसरे में कम हो। ठीक है, अल्टीमेटली हम तो यही चाहते हैं कि दोनों में से एक फेज में ही चला जाए, क्योंकि फिर तो एक तरह से आपका वो सेपरेट ही हो गया। ठीक है, अब जितने भी क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम्स होते हैं उसमें एक तो स्टेशनरी फेज होता है, जो मैंने आपको पहले बताया, वो सॉलिड हो सकता है, वो जेल हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर हो सकता है, और दैट इज इमोबिलाइज्ड। जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरे पास एक ग्लास का कॉलम है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है।
जैसे अभी आप देखो, एक होती है हाई परफॉर्मेंस या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये तो जो मैंने आपको दिखाया ना, ये तो बहुत सिंपल सा है। अदरवाइज बहुत एक प्रॉपर सेटअप होता है, जैसे उसमें बस आपको तो सैंपल ही डालना होता है, अपने आप वो अपने हिसाब से आपको सेपरेट करके लास्ट में रिजल्ट दे देता है। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स क्रोमेटोग्राफीज होती हैं। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है। लेकिन जो मेरा मोबाइल फेज है वो कभी सॉलिड नहीं होगा, या तो वो लिक्विड होगा या गैस होगा, या लिक्विड होगा या गैस होगा। ठीक है, which is passed over or through the stationary phase after the mixture of analytes to be separated has been applied to the stationary phase। ठीक है, आपने क्या करा कि पहले जो भी आपके जिसको भी आपने सेपरेट करना है, पहले आप उसको स्टेशनरी फेज में डाल दो, और ऊपर से आप क्या डालते जाओगे, मोबाइल फेज। ठीक है, वो क्या होगा, अभी आपको ना, जब मैं आपको अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा तब आपको बेटर समझ आ जाएगा कि स्टेशनरी फेज क्या होता है, मोबाइल फेज क्या होता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो ऐसा एक कॉलम है, इसके अंदर कोई ना कोई मटेरियल है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग क्रोमेटोग्राफीज का अलग अलग प्रिंसिपल होता है। जैसे अभी आप देखोगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है, एफिनिटी होती है, वो हैव योर रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, और जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी, बहुत सारी टाइप की क्रोमेटोग्राफीज हैं। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज मतलब जो एक तरह से इस कॉलम के अंदर है, मोबाइल फेज एक तरह से एक लिक्विड है जो आप ऊपर से डाल रहे हो। ठीक है, अब बेसिकली यहां पर होगा क्या कि दो फेज हो गए ना। अब क्या है कि अगर किसी कंपाउंड की स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा एफिनिटी है तो वो ज्यादा टाइम के लिए स्टेशनरी फेज में रहेगा, जिसकी मोबाइल फेज के साथ ज्यादा एफिनिटी होगी वो मोबाइल में रहेगा। ठीक है, बट वही होता है ना, वो टाइम लगेगा। आपको ये एक्सपेरिमेंट करना होता है, दो फेज हो गए ना, आपके पास मान लो पांच कंपाउंड्स हैं, सबकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के लिए कम कम है। जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के लिए सबसे कम है वो सबसे पहले बाहर आ जाएगा, या उसकी मोबाइल फेज के लिए ज्यादा है, और जिसकी एफिनिटी सबसे ज्यादा है स्टेशनरी फेज के लिए वो सबसे लास्ट में बाहर आएगा। तो इस तरह से डाला तो आपने, जैसे इसमें आपने दोनों के दोनों डाले, बट पहले कौन से वाला बाहर आया है, रेड वाला। इसका मतलब इसकी स्टेशनरी फेज के साथ एफिनिटी कम थी। ठीक है, लेकिन दूसरे वाले की स्टेशनरी फेज के साथ एफिनिटी ज्यादा थी, तो ये भी तो सेपरेट ही हो गए ना। तो इस तरह से हम इनको सेपरेट करते हैं, दो फेज होंगे। अब एट ए टाइम देखो, पहले दोनों स्टेशनरी फेज में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट क्या हो रहा है कि एफिनिटी, जिसकी एफिनिटी कम थी वो पहले बाहर आ गया, या आप ये कह सकते हो कि उसकी मोबाइल फेज के लिए एफिनिटी ज्यादा थी। ठीक है, आया समझ में? ये सेपरेट ही तो करना है ना। एट ए टाइम आपने ये देखना है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो कितना स्टेशनरी फेज में है, कितना मोबाइल फेज में है। अब आप ये रेड वाला जो शो कर रहे हो यहाँ पर, आपको जो रेड वाला दिख रहा है, ठीक है, तो जब ये कॉलम के अंदर है, तो क्योंकि कॉलम के अंदर दोनों फेज हैं, स्टेशनरी भी है, मोबाइल भी है। कॉलम के अंदर तो अभी दोनों ही फेज है ना, स्टेशनरी या मोबाइल आप ऊपर से डाल रहे हो। तो जब वो कॉलम के अंदर है तो कुछ ना कुछ उसका पार्ट स्टेशनरी फेज में भी होगा, कुछ किस में होगा, मोबाइल फेज में भी होगा। लेकिन जब वो सारा का सारा बाहर आ गया, तो मतलब वो मोबाइल फेज के थ्रू सारा बाहर आ गया, स्टेशनरी फेज में वो खत्म हो गया। यही तो पार्टीशन कोफिशिएंट है ना। एट ए टाइम आपने डाला तो उसको स्टेशनरी फेज में, बट ऊपर से मोबाइल फेज डाल रहे हो तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दोनों के अंदर चलेगी। ठीक है, अब धीरे धीरे वो सेपरेट हो जाएगा। बस ये यहां पर हम करते हैं। ठीक है, तो अब सारा का सारा खेल ऐसा है कि स्टेशनरी फेज का नेचर कैसा है और मोबाइल फेज का नेचर कैसा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जनरली अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, और दूसरा मॉलिक्यूल कैसा है आपका, पोलर। ठीक है, अब एक खास बात क्या होती है, जैसा मॉलिक्यूल का नेचर होता है वो उसी एनवायरनमेंट में रहता है। अब मैंने आपको कहा कि जो मेरा स्टेशनरी फेज है, अगर मैं स्टेशनरी फेज को पोलर ले रहा हूं, तो जो पोलर वाला है वो स्टेशनरी फेज में ज्यादा टाइम के लिए रहेगा। ठीक है, फिर मैं मोबाइल फेज नॉन पोलर लूंगा। लेकिन अगर मेरा स्टेशनरी फेज कैसा है, नॉन पोलर, तो जो नॉन पोलर वाला है वो ज्यादा टाइम के लिए रहेगा। अगर तो मेरा स्टेशनरी फेज पोलर है, इसका मतलब सबसे पहले बाहर नॉन पोलर आएगा, क्योंकि पोलर वाला ने तो उसी फेज में रहना है, वो बाद में आएगा। ठीक है, अगर मेरा स्टेशनरी फेज नॉन पोलर है तब उल्टा हो जाएगा, तब नॉन पोलर वाला तो कॉलम में ही रहेगा, पोलर वाला पहले बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये अलग अलग क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल है। जैसा नेचर स्टेशनरी फेज का है उसी नेचर का मॉलिक्यूल उसके साथ बेटर रहेगा, दूसरे वाला बाहर आ जाएगा। और जो, तो दोनों है, अब आपके ऊपर है कि आप स्टेशनरी फेज कैसा यूज कर रहे हो। जैसे बोलते हैं ना, लाइक डिजोल्व्स लाइक, इफ यू वांट टू डिजोल्व समथिंग पोलर यू नीड ए पोलर सॉल्वेंट, इफ यू वांट टू डिजोल्व समथिंग नॉन पोलर यू नीड ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। कि नहीं? तो आया उस समझ में? हाँ जी।
ये साथ साथ में लिखना भी होता है थोड़ा सा, लिखते हैं नहीं साथ में, सोचते हैं हमें तो सब याद रहेगा है। चलो देखते हैं। देखो ये भी वैसे सही डायग्राम जो मैंने अभी आपको बताया, देख रहे हो आप, यहां पर उल्टा, जैसे देखो ना, मोबाइल फेज तो स्टेशनरी फेज में रुकता ही नहीं है। मतलब वो तो जैसे आप देख रहे हो ना, आपने सैंपल डाला, मोबाइल फेज तो पहले ही बाहर आता जा रहा है, वो तो एक तरह से एल्यूशन होती जा रही है, वो तो बाहर आता जा रहा है। ठीक है। अब क्या होता है ना, ड्यूरिंग, जब दोनों, क्योंकि स्टेशनरी या मोबाइल है, तो जो आपके कंपाउंड्स है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। अब आप देखो यहां पर ये क्या लिखा, वीकर इंटरेक्शन। ये जो पर्टिकुलर, पहले डाले तो एक साथ ही थे, बट जिसकी इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ वीक थी, ठीक है, वो देखो पहले बाहर आ रहा है, वो पहले बाहर आ गया। और जिसकी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग थी, वो ज्यादा टाइम के लिए स्टेशनरी फेज में रहेगा और वो बाहर आ जाएगा। एट द एंड तो मुझे सेपरेशन करनी है। तो यहां पर सेपरेशन का प्रिंसिपल यही है कि वो जो कंपाउंड है, वो आपका स्टेशनरी और मोबाइल फेज में, ठीक है ना, कितने टाइम के लिए है। ठीक है, एट द एंड तो आपको, मतलब स्टेशनरी फेज के साथ अगर उसकी इंटरेक्शन वीक है, इसका मतलब मोबाइल फेज के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो पहले बाहर आ गया। ठीक है। और अगर उसकी, क्योंकि ऊपर से आपको प्रेशर तो देना पड़ेगा ना, तभी चीजें नीचे जाएंगी। जब ये कॉलम में तो सिंपली एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लेकिन हमारे पास और भी आते हैं जिसे बोलते हैं हम हाई प्रेशर या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। उसमें आप एक्स्ट्रा प्रेशर देते हो ऊपर से, तो उसमें फिर उसमें ग्लास ग्लूस के भी नहीं बने होते, फिर उसमें हम जो कॉलम भी होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, ताकि वो हाई प्रेशर को टॉलरेट कर सके। ठीक है। तो अलग अलग कॉलम क्रोमेटोग्राफी का अलग अलग प्रिंसिपल है, ये सबसे बेसिक होती है। इसमें सिंपल हमें एक एक कॉलम यूज करना है, उसके अंदर आपने स्टेशनरी फेज को लोड करना है, ऊपर से आपने बॉयल फेज देना है। ठीक है। आए समझ में ये कि नहीं? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आता है ना कई बारी, वो दो तीन क्रोमेटोग्राफी का एक साथ दे देते हैं। तो जब दो तीन क्रोमेटोग्राफी एक साथ आएंगी तो आपको आपको सिर्फ प्रिंसिपल, ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा इलेक्ट्रोफोरेसिस, सारा खेल प्रिंसिपल का है। अगर आपको प्रिंसिपल ही नहीं पता है, फिर आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी कौन सी है, आयन एक्सचेंज। कौन सी क्रोमेटोग्राफी अभी हम डिस्कस करेंगे, आयन एक्सचेंज। अब ये करती है बहुत ज्यादा कंफ्यूज, तो इसलिए आपने इसको ध्यान से पढ़ना, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे इस पे बेस्ड। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, दिस फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी relies on the attraction between oppositely charged stationary phase, जिसे हम क्या बोलते हैं, known as ion exchanger and analyte। एनालाइट हुआ है जिसको मुझे सेपरेट करना है। अब आयन एक्सचेंजर मतलब क्या है, जो आयन को एक्सचेंज करता है। ठीक है। अब क्या होता है ना, अगर आपको उस चीज को सेपरेट करना है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो आपका कॉलम अंदर से पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ताकि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करे और बाकी बाहर आ जाए। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आयन एक्सचेंज, यहां पर जो इंटरेक्शन हो रही है वो किसके बीच में हो रही है, अपोजिटली चार्ज स्टेशनरी फेज, नोन एज आयन एक्सचेंजर, और और साथ में हम क्या बोलते हैं आपका, एनालाइट। ठीक है, एंड एन एनालाइट। जैसा अब यहां पर आपको क्या बता रहा है, इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और जो भी मॉलिक्यूल जिसके ऊपर चार्ज है, मेनली बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिजॉल्विंग पावर एंड हाई कैपेसिटी। ठीक है, इसकी रिजॉल्विंग पावर और इसकी कैपेसिटी क्या होती है आपकी, ज्यादा होती है। ठीक है। मतलब देखो इसका प्रिंसिपल सीधा सा क्या, अगर चार्ज होगा तभी आप उसको क्या कर पाओगे, सेपरेट कर पाओगे। अगर उस पर चार्ज होगा तभी आप उसको क्या कर पाओगे, सेपरेट कर पाओगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ही क्या है, आपने चार्ज के बेस पे सेपरेट करना है प्रोटीन्स। ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस का लेक्चर बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, एक होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, जिस पे चार्ज क्या होता है, जीरो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच होते हैं जिसके ऊपर चार्ज क्या होता है, जीरो। फिर मैंने अगर आपको बताया था कि अगर पीएच पीआई से ज्यादा है और पीएच पीआई से कम है, जब पीएच पीआई से ज्यादा थी तो क्या चार्ज था, नेगेटिव। और अगर पीएच पीआई से कम थी तो क्या चार्ज था, पॉजिटिव। अगर पीएच पीआई से ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज था, पीएच पीआई से कम है तो क्या चार्ज था आपका, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे खास बात समझने वाली क्या है, अब वही होता है ना, आप
आप किस टाइप की क्रोमेटोग्राफी करोगे आयन एक्सचेंज में, वो डिपेंड करता है चार्ज क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे प्रोटीन या पेप्टाइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो मेरा आयन एक्सचेंजर होना चाहिए उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव ही नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर मेरे प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तब मेरे आयन एक्सचेंजर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जैसे अभी हम देखेंगे इसके अंदर। तो देखिए अब यहां पर क्या कह रहा है कि दो टाइप ऑफ आयन एक्सचेंजर हैं। एक होता है कटायन। अब जो कटायन को एक्सचेंज करेगा उस पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। नाम क्या लिखा हुआ है, कटायन एक्सचेंजर्स। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये किसको अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैटायंस को। इसलिए इसे हम एसिडिक आयन एक्सचेंजर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो कि एसिडिक ग्रुप्स की आयनाइजेशन से बनते हैं। ठीक है, अब मेन ना कंफ्यूजन यहां पर होती है। कटायन एक्सचेंजर मतलब जिसने कटायन को अट्रैक्ट करना है। कटायन को अट्रैक्ट करने के लिए उस पर क्या चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। उसके ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, और कटायन वालों को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक आयन एक्सचेंजर। कटायन वालों को मैं क्या बोलता हूं, एसिडिक आयन एक्सचेंजर। इनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एसिडिक आयन एक्सचेंजर। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं मैं यहां पर, मतलब ये किस केस में आप यूज करोगे, जब आपके प्रोटीन के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। मतलब अगर पीएच पीआई से कम है तब उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, देन यू हैव टू गो फॉर कैटायन एक्सचेंजर। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, मान लो ये मैंने बनाया RSO3 नेगेटिव, और इसके साथ एक सोडियम है। मतलब ये मेरे को उसने जो स्टेशनरी फेज है ना, उसमें जो मटेरियल है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये तो एक्सचेंजर है। एक्सचेंजर पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। और ये एक उसमें ना काउंटर आयन होता है, क्या होता है, काउंटर आयन। ठीक है, एक उसके साथ क्या लगा होता है, काउंटर आयन। उसके साथ क्या लगा होता है आपका, काउंटर आयन। और ये मेरा वो मॉलिक्यूल है जिसको मैंने सेपरेट करना है। जैसे क्या लिखा हुआ है, NH3 पॉजिटिव R प्राइम। दिस इज द चार्ज्ड मॉलिक्यूल टू बी एक्सचेंज्ड। चार्ज्ड मॉलिक्यूल टू बी एक्सचेंज्ड। अब क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो RSO3 नेगेटिव, और ये जो मॉलिक्यूल था इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो कॉलम में रह गया और सोडियम अलग हो गया। मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो प्रोटीन है या जो पेप्टाइड है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसको हमने कॉलम में रखना है। जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा या जिस पे चार्ज नहीं होगा वो कॉलम से बाहर चला जाएगा, और इसको हम बाद में बाहर निकाल लेंगे। ठीक है ना, पहले तो आपको उसको कॉलम में रखना है, क्योंकि मैं स्टेशनरी फेज ऐसा बना रहा हूं कि वो कॉलम में रहे, और बाकी जो है वो जिसके ऊपर चार्ज नहीं है और नेगेटिव है वो कॉलम से बाहर चला जाए। ठीक है, कटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। कटायन एक्सचेंजर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है आपका, नेगेटिव। और ये सिर्फ किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कटायंस को। किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कटायंस को। ठीक है, तो इसी तरह से जो एनायन एक्सचेंजर है उस पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव, और वो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। ठीक है, अब देखो लिखा ना कटायन एक्सचेंजर। कटायन एक्सचेंजर अट्रैक्ट तो किसको करेगा, कैटायन को, बट उस पे चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। एनायन एक्सचेंजर किसको किसको अट्रैक्ट करेगा, एनायन को, बट उस पे चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, और बेसिक आयन एक्सचेंजर। जनरली क्या होता है ना, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, अगर आपको याद हो, आप 11 12 में हम पढ़ते थे एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल वो होते हैं जिनके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जैसे आपके आपने बोल दिया सल्फेट, कार्बोनेट। बेसिक रेडिकल वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अमोनियम बोल दिया आपने। ठीक है, तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो बेसिक रेडिकल्स होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव होता है वो एसिडिक होते हैं। ऐसे ही एक्सचेंजर के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो एसिडिक है, एक्सचेंजर के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो आपका बेसिक है। ठीक है,
जैसे इसमें भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने बनाया R4N पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस CO नेगेटिव R प्राइम। तो ये क्या बनेगा, R4N CO नेगेटिव R प्राइम प्लस Cl नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमने क्या शो करा आपका यहाँ पर, टाइप्स ऑफ आयन एक्सचेंजर। तो एक एसिडिक होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, बेसिक। एसिडिक पे नेगेटिव चार्ज होता है, बेसिक पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये अब देखो यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर ये भी होते हैं जैसे वीकली एसिडिक होते हैं, जैसे कार्बोक्सी मिथाइल। ठीक है ना, जैसे कार्बोक्सी को आपने एग्रोस के साथ लगा दिया, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ठीक है, और भी मटेरियल, ये सब मटेरियल्स होते हैं ना, मैट्रिक्स, एग्रोस, सेलुलोज, डेक्स्ट्रान, पॉलीस्टायरीन, पॉलीक्राइलेट, ये तो मैट्रिसेस हैं। अब उसके साथ आपने कंपाउंड लगाना है, स्ट्रांगली एसिडिक। एसिडिक में मतलब नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना, जहां पर भी, यहां पर भी आपको नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जो बेसिक है उन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब वो भी डिपेंड करता है ना आपको किस टाइप का चाहिए, कि स्ट्रांगली एसिडिक चाहिए, वीकली चाहिए। ठीक है, मतलब ये तो चलो आप, मतलब मटेरियल, क्योंकि ये क्या है कि आप जो मटेरियल यूज कर रहे हो उसके साथ आप ग्रुप कौन सा लगा रहे हो। ठीक है ना, कुछ स्ट्रांगली एसिडिक होते हैं, कुछ वीकली एसिडिक होते हैं। ठीक है, बट जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन है, अगर कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है, ठीक है, तो इसका मतलब वो किस टाइप का एक्सचेंजर है आपका, कटायन एक्सचेंजर। क्योंकि कटायन एक्सचेंजर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब आपने उल्टा याद रखना है, जो कटायन है उसके ऊपर क्या चार्ज होता है आपका, नेगेटिव। ठीक है, और एनायन एक्सचेंजर पे क्या चार्ज होता है आपका, पॉजिटिव। ठीक है, कटायन एक्सचेंजर पे क्या चार्ज होता है आपका, नेगेटिव, और एनायन एक्सचेंजर पे क्या चार्ज होता है आपका, पॉजिटिव। ठीक है, तो जो कटायन एक्सचेंजर होता है वो अट्रैक्ट किसको करेगा, पॉजिटिव चार्ज को, और एनायन एक्सचेंजर किसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एनायन एक्सचेंजर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट किसको करेगा, नेगेटिव को। ठीक है, अब इसमें ना, ये अब एक पॉइंट आपको याद रखना है। एक्चुअली क्या होता है ना, दो टाइप की एल्यूशन होती है, जैसे मैं आपको बता रहा था ना, जो हम सॉल्यूशन या बफर दे रहे हैं। एक तो होती है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में क्या होता है, आप अलग अलग पीएच, अलग अलग आयनिक स्ट्रेंथ यूज करते हो। और एक होती है आइसोक्रेटिक। आइसोक्रेटिक मतलब थ्रू आउट द एल्यूशन आप उसकी कॉम्पोजिशन सेम रखते हो। ठीक है, यहां पर अभी जो हम करते हैं जनरली, यहां पर हम ग्रेडियंट एल्यूशन करेंगे। ग्रेडियंट एल्यूशन का मतलब क्या है, जो आप सॉल्यूशन यूज कर रहे हो, या जो आप एक तरह से एल्यूशन के लिए जो बफर यूज कर रहे हो, अगर अगर तो उसको आप चेंज कर रहे हो, मतलब वो डिपेंड करता है किस चीज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, चेंज कर रहे हो तो ग्रेडियंट है। अगर आप उसको बेसिकली सेम रख रहे हो, उसे बोलते हैं आइसोक्रेटिक। ठीक है, तो अब हमें क्या बता रहे कि जो आइसोक्रेटिक और सॉरी कॉन्टिन्यूस और स्टेप वाइज पीएच एंड आयनिक स्ट्रेंथ ग्रेडियंट में बी एम्प्लॉयड, बट कॉन्टिन्यूस ग्रेडियंट टेंड टू गिव बेटर रिजोल्यूशन विद लेस पीक टेलिंग। मतलब ये है कि आप कॉन्टिन्यूस ग्रेडियंट यूज करते हो तो उससे आपके पास बेटर रिजोल्यूशन आती है। अब मेन आपको ये पॉइंट याद रखना है, अगर तो आपका एनायन एक्सचेंजर है तो आप पीएच को डिक्रीज करते हो, मतलब यू स्टार्ट विद ए हाई पीएच और आप उसको कम करते जा रहे हो। ठीक है, और आयनिक स्ट्रेंथ को आप इंक्रीज करते हो। ठीक है, अब इसमें भी ना एक कंसेप्ट होता है। एक्चुअली जैसे भी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, अगर मैं, वैसे तो इसको चलो हम अमीनो एसिड्स में पढ़ते हैं, बट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, वो पीएच जिसके ऊपर किसी भी प्रोटीन या अमीनो एसिड पे चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अगर मैं यहां पर जैसे अमीनो एसिड्स की बात करूं, एक एक वो अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम नेगेटिवली चार्ज्ड। ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड बोल लो या नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन बोल लो, नेगेटिवली चार्ज्ड।
जैसे मैं यहाँ पर अमीनो एसिड के एग्जाम्पल से कोड कर देता हूँ। एक वो अमीनो एसिड होते हैं जो न्यूट्रल हैं या जिनमें जिनकी साइड चेन पे चार्ज नहीं होता, और एक होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, आपके पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड या बेसिक। अगर मैं बात करूं तो जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो सबसे कम इसका होता है। ठीक है, जैसे मैंने वैसे ही लिख दिया कि मान लो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है फॉर एग्जांपल वो 3 है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे 5 लिख दिया, और इसका मैंने मान लो 9 लिख दिया। जस्ट समझने के लिए अलग अलग अमीनो एसिड का अलग अलग होता है, बट सबसे कम किसका है, नेगेटिव का। सबसे ज्यादा किसका, पॉजिटिव का है। अब इस चीज को समझते हैं, जो एनायन एक्सचेंजर है, एनायन एक्सचेंजर पे क्या चार्ज होता है। जो मेरा एनायन एक्सचेंजर है उस पे है पॉजिटिव चार्ज, और वो किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को। इसका मतलब उसने नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड को अट्रैक्ट कर रखा है। अब नेगेटिव चार्ज वाला अमीनो एसिड जो है वो, उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सबसे कम है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने मैंने जो ग्रेडियंट बनाना है, फॉर एग्जांपल मैंने पीएच 9 से स्टार्ट करा। ठीक है, 9 पे इस पे चार्ज खत्म हो जाएगा, ये बाहर निकल गए। ठीक है, अब मैं पीएच को डिक्रीज करता जाऊंगा, क्योंकि बाकी सबका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तो ज्यादा है बट नेगेटिव वाले का कम होता है। तो जैसे जैसे मैं पीएच डिक्रीज कर रहा हूं, जैसे मान लो मैं पीएच 3 के ऊपर आया, तो मेरे इसके ऊपर भी चार्ज खत्म हो गया, तो फिर ये बाहर आ जाएगा। तो पीएच हमें डिक्रीज करनी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर जो ये आपका कॉलम है, कॉलम के ऊपर कौन सा मटेरियल लगा हुआ है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को। नेगेटिव का पीआई होता है कम। अगर हम कम से स्टार्ट करेंगे तो वो तो फिर वो कॉलम में टिकेगा ही नहीं। आप हाई पीएच से स्टार्ट करो और पीएच को कम करते जाओ। तो जैसे जैसे, क्योंकि जिनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बीच में आएगा वो पहले बाहर निकल जाएंगे, और जिसका इसका बाद में आएगा ये बाद में बाहर निकल जाएगा, और ये सेपरेट हो जाएगा। तो पीएच हम क्या करते हैं, डिक्रीज। अब कैटायन एक्सचेंजर में उल्टा होगा। उसमें क्या होता है, उसमें कॉलम पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव अट्रैक्ट किसको करता है, पॉजिटिव को। तो इसमें आप पीएच को क्या करो, इंक्रीज करो, ताकि हायर पीच पे जाके वो अलग हो जाए। ठीक है, तो एनायन एक्सचेंजर में पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ, पीएच को हम डिक्रीज करते हैं और आयनिक स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। लेकिन कैटायन एक्सचेंजर में क्या कर रहा है, बोथ द पीएच एंड आयनिक ग्रेडियंट्स इंक्रीज ड्यूरिंग द एल्यूशन। सॉरी। ठीक है, तो इसमें तो आप क्या कर रहे हो, पीएच को डिक्रीज कर रहे हो, आयनिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हो। आयनिक स्ट्रेंथ तो वैसे इसने, या जो आयनिक ग्रेडियंट है वो तो दोनों में इंक्रीज दिखा रखा है, बट पीएच इसमें क्या दिखा रखी है, डिक्रीज, और इसमें इंक्रीज। मेन आप पीएच को याद रखो। अगर मेरा कॉलम एनायन एक्सचेंजर है तो उस पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। सॉरी, उस पे क्या चार्ज है आपका, पॉजिटिव। उसने अट्रैक्ट करके नेगेटिव को। नेगेटिव का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है कम, तो आप हाई टू लो की तरफ जाओ, हाई पीएच टू लो की तरफ। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं कैटायन एक्सचेंजर की, तो उस पे नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव वाले का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। तो आप मान लो 3 से 9 की तरफ जाओ, क्योंकि जिस चीज को सेपरेट करना है वो हम लास्ट में करेंगे, बाकी चीजों को बाहर निकाल दो। जिस चीज को मुझे सेपरेट करना है पहले मैं चाहता हूं कि वो कॉलम में रहे, और बाद में उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है थोड़ा सा, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत आसान है इस चीज को समझना, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि कैटायन एक्सचेंजर क्या है, एनायन एक्सचेंजर क्या है, बट इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, कैटायन एक्सचेंजर के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। ठीक है, और क्योंकि कैटायन को हम एसिडिक बोलते हैं, ठीक है, कैटायन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक, और वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। और एनायन एक्सचेंजर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक। उस पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज है और वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो कैटायन एसिडिक, ठीक है, सी ए, कैटायन एसिडिक है, एनायन बेसिक है। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हो गए, और आपको ये फंडा भी मैंने बता दिया कि पीएच जो ग्रेडियंट है उसको डिक्रीज या इंक्रीज करने के पीछे क्या मोटिव है। ठीक है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द टेक्निक जिसको हम सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड के लिए भी यूज करते हैं। जैसे अगर आप इफ यू स्टार्ट, वो डिपेंड करता है यहाँ पर तो चलो अलग फंडा है। जैसे अगर आपने अमीनो एसिड को सेपरेट करना है, तो आप अगर फॉर एग्जांपल आप लो टू हाई की तरफ जाओ,
तो सबसे पहले एसिडिक बाहर निकलेंगे, फिर उसके बाद न्यूट्रल, फिर बेसिक। अगर आप हाई टू लो की तरफ जाओगे तो सबसे पहले बेसिक निकलेंगे, फिर न्यूट्रल निकलेंगे, फिर एसिडिक निकलेंगे। बट उसके लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो अमीनो एसिड्स हैं उनका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, सबसे कम एसिडिक अमीनो एसिड्स का होता है, नेगेटिव चार्ज वाले एसिडिक होते हैं, न्यूट्रल का उससे ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा किसका होता है, आपका बेसिक का। ठीक है, डन। क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन आप ये बताओ इसका क्या आंसर होगा। वो कह रहा है कि एक अनयूजुअल प्रोटीन है और उसकी हमें पीके वैल्यू दे रखी है। ठीक है, यू विश टू प्यूरिफाई दिस प्रोटीन, तो आप क्या यूज करोगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपके पास एक अनयूजुअल प्रोटीन है, उसकी पीके वैल्यू 5 है। ठीक है, अब देखो क्या ना, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, तो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे। ठीक है, अब पीके वैल्यू 5 क्या इंडिकेट करेगी। नहीं देखो क्या ना, वो तो चलो एक एग्जांपल मैंने वैसे आपको कोट कर दिया कि 3 5 ये, देखो न्यूट्रल की तो बात ही छोड़ो ना, न्यूट्रल की तो है ही नहीं, पी के वैल्यू कम या ज्यादा होती है। ठीक है, अभी वही है ना, आपको जैसे अगर आपने अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ा हो तो उसमें एक पी के वैल्यू होती है। जनरली क्या होता है कि वैसे एक रेंज होती है, बट थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकती है। जैसे जो सी ओ एच ग्रुप होता है ना, उसके लिए रेंज होती है वैसे 1.8 टू 2.4 पी के वैल्यूज की। और जो NH3 पॉजिटिव ग्रुप होता है उसके लिए रेंज होती है 8.8 टू 11। ठीक है, ये अभी इसके लिए पहले आपको अमीनो एसिड्स पता होने चाहिए। अब पी के वैल्यू 5 है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि पी के वैल्यू 8.8 टू 11 जनरली मतलब हाइयर साइड पे होती है, तब वो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। 5, वो देखो ना, वो तो मैंने अभी आपको वैसे एग्जांपल दे दिया कि 3 5 9, वो चलो आप, क्योंकि वो एक अमीनो एसिड की है, तो यहाँ पर एक प्रोटीन की बात हो रही है, क्योंकि प्रोटीन के अंदर अब अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड है ना, उसकी मेनली वैल्यू पीके 5 आई है। 5 कैसे आई होगी, उसमें कुछ नेगेटिव भी होंगे कुछ पॉजिटिव भी होंगे, तो पीके वैल्यू 5 ये इंडिकेट कर रही है कि वो एक नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। वो कैसा प्रोटीन है, नेगेटिवली चार्ज। ये बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए। अब अगर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है तो मेरे को कौन सा एक्सचेंजर चाहिए है, अगर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है तो। हाँ, क्योंकि एनायन एक्सचेंजर पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक तो हो गया कि आयन एक्सचेंजर। और बफर कौन सा चाहिए एल्यूशन के लिए, अभी बताया था एनायन एक्सचेंजर में हम पीएच क्या करते हैं, डिक्रीज। तो लो पीएच बफर चाहिए एल्यूशन के लिए, तो क्या आंसर होगा इसका, फर्स्ट। इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, ए। ठीक है, वो कई बार जैसे मैंने आपको वैसे कोड कर दिया और बाय चांस वो यहाँ पे लग भी गया कि 5 मैंने बोल दी जैसे न्यूट्रल की, ऐसा नहीं है। देखो आयन एक्सचेंज की बात हो रही है ना, तो आप न्यूट्रल को तो छोड़ो ही सही, न्यूट्रल का तो क्या करना है आपने, न्यूट्रल का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि दो ही चीजें होंगी, या तो बेसिकली वो एसिडिक हो या बेसिक हो। ठीक है, तो मेरा जो अगर पी की वैल्यू कम है, जैसे यही पी की वैल्यू उसने 9 लिखी होती, शायद 8 10 लिखी होती, तब मैं कह देता वो बेसिक है। तो ये ना थोड़ा सा आपको यहाँ पे जज करना पड़ेगा। अब भैया उसके लिए पहले आपको हर एक अमीनो एसिड का एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग होता है। अब जैसे पी के वैल्यू ये प्रोटीन की है, हम जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो उसमें हम अमीनो एसिड्स का पढ़ते हैं। अब एक प्रोटीन है उसमें मान लो पता नहीं 100 200 अमीनो एसिड है, कोई एसिडिक है कोई बेसिक है न्यूट्रल है, ये ओवरऑल आई है। तो ओवरऑल पी के वैल्यू 5 आई है ना, ये इंडिकेशन है कि वो पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है। बट यही वैल्यू अगर हाइयर साइड पे होती, 8 9 10 11, देन यू कैन थिंक ऑफ कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका, एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, और हम लो पीएच अभी बताया ना, एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम पीएच को क्या करते हैं, डिक्रीज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को पहले हमें रिटेन करके रखना है। एंड वी नो दैट कि कम पीएच पे जाके उसका चार्ज जीरो होगा, तो हम पहले हाइयर पीएच पे तो उसका चार्ज रहेगा, तो हम लोअर पीएच। ठीक है, तो ये ना थोड़ा इसलिए इसको आप ऐसे रट के नहीं जा सकते, थोड़ा सा ना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये
आप इसको बार बार सोचने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तभी समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पर सब उल्टा पुल्टा होने वाला है। पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दोगे, लो की जगह हाई पीएच कर दोगे, तभी मैंने आपको, अब चलो जिन्होंने तो अमीनो एसिड्स पढ़े हुए हैं उनको तो चलो आइडिया है, बट जिन्होंने नहीं पढ़े हुए हैं तो उनको, तभी मैंने आपको नेगेटिव चार्ज का बताया कि उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कम होता है। उसके बाद मैंने आपको किसका बताया, जो न्यूट्रल का इन बिटवीन होता है, और बेसिक का क्या होता है आपका सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। जैसे मैंने आपको एक रेंज भी बताई, ये ग्रुप्स की रेंज होती है। COH जो होता है अगर फंक्शनल ग्रुप है, उसके लिए PK की वैल्यू। ठीक है, चलो अभी जब आप, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है बायोकेमिस्ट्री या जब पढ़ेंगे तो उनको पता लगेगा PK वैल्यू एक्चुअली हमें बताती क्या है। PK वैल्यू वैसे हमें ये बताती है कि किसी ग्रुप की हाइड्रोजन आयन देने की टेंडेंसी कितनी है। जितना PK वैल्यू कम होती है उतनी टेंडेंसी ज्यादा होती है। जैसे मैंने COH के लिए वैल्यू बताई 1.8 to 2.4, इसका मतलब उसकी टेंडेंसी ज्यादा है। NH3 पॉजिटिव की हाइड्रोजन आयन देने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। ठीक है। देखो ये सब ना क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला पार्ट है, इसलिए ये आपको समझना पड़ेगा। अब एक तो ऐसे में रट के चला जाऊं कि पीएच ग्रेडियंट डिक्रीज करती है, लेकिन उसको भी मैंने आपको समझाया कि पीएच ग्रेडियंट डिक्रीज करने के पीछे मोटिव यह है क्योंकि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कम होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है। पढ़ा हुआ है कि नहीं पहले, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है? क्वेश्चन नहीं करते ना, बस क्वेश्चन करें तो अभी समझ आएगा आपको। ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक क्रोमेटोग्राफी देखेंगे जिसे बोलते हैं हम जेल परमीशन। ठीक है। बस आपको ना प्रिंसिपल्स पता हो, मेन यहाँ पर हमारा मोटिव क्या है कि हमें जो भी क्रोमेटोग्राफीज है हमें सिर्फ उसके प्रिंसिपल पता हो। ठीक है। आयन एक्सचेंज में तो जितना भी मैंने आपको थ्योरी बताई है ना, वो सारा का सारा सिर्फ प्रिंसिपल बेस्ड ही है। ठीक है, हम ये नहीं जा रहे कि थोड़ा बहुत आगे HPLC GC का देखेंगे कि कॉलम कैसा बना होता है, वो भी। अब कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं क्या पता वहां पर बेसिक सा पूछ ले कि, क्योंकि वो थोड़ा वहां पर वो थोड़े से सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो HPLC हो गया, GC हो गया। ठीक है। तो उनको जैसे केमिस्ट्री वाले भी काफी यूज करते हैं, जैसे उन्होंने कोई एस्टर ईथर बनाए, उनको सेपरेट करना है। नहीं, PK5 क्या है ना, PK5 का मतलब PK वैल्यू 5, PK को आप PI समझ सकते हो। PI हम PK से ही निकालते हैं। PK वैल्यू 5 का मतलब बस उस पे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर PK वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसमें क्या नहीं समझ आया? दो ही चीजें होती है ना आपको। अगर तो आपका PK यहाँ पे PI भी लिखा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि PK लिखा हो, PI भी लिखा होता। तो बस आपने ये सोचना है कि अगर PKA और PI इफ इट इज ऑन द लेसर साइड, मतलब जैसे आपको 2 3 4 5 ऐसी वैल्यूज दिख रही हैं। अब वही था ना, यही तो इस क्वेश्चन में जज करना था। अगर आप यही जज नहीं कर पाए फिर आप क्वेश्चन को नहीं कर पाते। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एक सर एग्जांपल के लिए बताया था कि जो पी के सर वैल्यू होती है। जैस हाँ जी। सर जैसे हम किसी अमाइनो एसिड का एग्जांपल लेके देखें, जैसे आपने इस पे नेगेटिव चार्ज बताया, तो जैसे एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड का एग्जांपल ले ले। नहीं ना, ऐसे नहीं लेना, यह प्रोटीन की बात हो रही है, यहाँ पर हम अमीनो एसिड्स की बात नहीं कर रहे ना। अमीनो एसिड अच्छा। का इंडिविजुअल जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो तो नेगेटिव वाले का कम होता है। वही ना, वो सारी वैल्यूज होती हैं। जैसे आपको उसमें बायोकेमिस्ट्री में हम याद करते हैं कि एस्पार्टिक एसिड की कितनी होती है, इसकी कितनी होती है। इंडिविजुअल अमीनो एसिड की PK वैल्यू बात करना और प्रोटीन की बात करने में फर्क है। ठीक है ना, क्योंकि अब वही है ना, जैसे मान लो कि एक प्रोटीन है, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज वाले भी हैं, उसके अंदर आपके बेसिक भी हैं, उसमें न्यूट्रल भी हैं। अगर आपको अब उसमें क्या होगा ना कि, क्योंकि हाइड्रोफोबिक की तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो फिर अगर प्रोटीन पे चार्ज ही नहीं है फिर तो वो कोई बात करने की जरूरत है ना, उसके लिए यू कैन नॉट गो फॉर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, फॉर दैट इट शुड बियर सम चार्ज। तो PK वैल्यू 5 ये इंडिकेट कर रही है कि उसके अंदर एसिडिक ज्यादा है, बेसिक कम है, तभी तो ओवरऑल उसकी PK वैल्यू जो है वो लोअर साइड पे आ रही है। ठीक है। अगर यही उसके अंदर बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा होते, एसिडिक कम होते, फिर उसकी जो PK वैल्यू है वो आपकी कहां पर आती? अगर बेसिक ज्यादा होते फिर वो हाइयर साइड पे आती। इंडिविजुअल अमीनो एसिड की PK वैल्यू या PI वैल्यू को डिस्कस करना और प्रोटीन का,
ठीक है, अब 5 को आप हायर साइड पे नहीं लेके चल सकते। ठीक है, इट इज बेटर टू टेक इट ऑन द लोअर साइड, एंड वी नो दैट कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और पीके वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव वालों की क्या होती है, आपकी कम होती है। अब नेक्स्ट इसमें क्या आपका जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। ठीक है, अब वही होता है ना, कंफ्यूजन हम यहीं पे कर रहे हैं ना, हम उसको अमीनो एसिड के साथ लिंक कर रहे हैं। वैसे क्या है कि अमीनो एसिड की कमी होती है, जो मैंने आपको एक एग्जांपल कोट करा ना, कि अमीनो एसिड की कम होती है। ठीक है, क्योंकि याद हम अमीनो एसिड्स की कर सकते हैं ना, प्रोटीन का मुझे क्या पता है कि कौन सा प्रोटीन है, क्या है उसके अंदर। तो वैल्यू ऑन द लोअर साइड। ठीक है, अब कहीं ये कंफ्यूजन होगी ना कि जैसे मैंने यहाँ पे 5 ले लिया था, तो आप उसको ना लेके चलना, वो तो एक सिर्फ समझाने के लिए था कि कोई नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। क्योंकि आयन एक्सचेंज में हम दो ही बात करेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव की लोअर साइड पे है, 3 4 5 दो वैल्यू है, हायर साइड पे है तो यू कैन गो फॉर दिस। अभी आगे आप क्वेश्चंस करोगे ना, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। बट कुछ क्वेश्चंस के अंदर ना उन्होंने 2 3 टेक्निक को मिक्स किया होता है, जैसे उसमें रिवर्स फेस भी कर देंगे, उसके अंदर आपका अभी ये जो मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन भी कर देंगे, तब वो आपको ज्यादा बेटर समझ आएंगे। तो अभी मैं आपको वो क्वेश्चन अभी करा नहीं रहा हूँ, तो वहां से थोड़ा सा और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब क्या जेल परमेशन, या इसे हम क्या बोलते हैं आपका मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, एक चीज आप ये भी लिख सकते हो, जो आयन एक्सचेंजर, ये जो आयन एक्सचेंजर है, इसको हम जनरली अमीनो एसिड सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। वैसे तो हमने पहले भी लिखा था वहां पर प्रोटीन पेप्टाइड, बट यू कैन यूज इट फॉर द अमीनो एसिड सेपरेशन। जैसा आपने सुना होगा निन हाइड्रिन होता है एक ना, निन हाइड्रिन हम यूज करते हैं, जो आपने शायद थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी यूज किया होगा, क्योंकि उसकी वजह से कलर आता है। ठीक है ना, नीन हाइड्रिन एक एजेंट होता है जो कि क्या देता है आपको, कलर देता है। क्रोमा का मतलब ही क्या है, कलर। सेपरेशन के बाद आप क्या चाहते हो, उसमें कुछ कलर आए। जेल परमिशन, या इसको हम क्या बोलते हैं आपकी मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। देखो इसका एक सीधा सा फंडा है, इसमें कुछ ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, ये सिंपल है। आयन एक्सचेंज ही थोड़ा सा आपको थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसको हम क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन। इसमें बस सीधा सा क्या फंडा होता है, आपने एक जेल बीड यूज कर ली। ठीक है, अब क्या होता है, ये आपके पास मिक्सचर है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल दिखा रखे हैं बड़े, कुछ दिखा रखे हैं छोटे। ठीक है, जो ब्लू वाले हैं वो बड़े हैं, और जो रेड वाले हैं वो छोटे हैं। अब उसने क्या दिखाया है, क्योंकि ये जो पोर है, ब्लू वाला इसके अंदर नहीं जा सकता, तो वो तो बाहर बाहर से आ जाएगा। और जो रेड वाला है वो पोर के बीच में रुक रुक के आएगा। इसका सबसे खास फंडा यह है, जो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो सबसे पहले बाहर आएगा। ठीक है ना, जैसे आपके पास मान लो 2 3 प्रोटीन है, आपने कह दिया एक प्रोटीन का वेट है 50 किलो डाल्टन। ठीक है, उसको बोल दिया ए। एक प्रोटीन का वेट है फॉर एग्जाम्पल 20 किलो डाल्टन। ठीक है, वो है बी। एक प्रोटीन का वेट है फॉर एग्जाम्पल 35 किलो डाल्टन, वो है सी। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ए। सबसे पहले ए बाहर आएगा, उसके बाद सी, फिर बी। ये देख रहे हो ना आप यहाँ पर रिटेंशन टाइम, यहाँ पर दिखा ना, ये ब्लू वाला दिखा दिया, और फिर ये वाला आ गया। इसका बस ये फंडा बस याद रखना, जितना प्रोटीन बड़ा है या जो भी मॉलिक्यूल है जितना बड़ा है वो सबसे पहले बाहर आएगा, और सबसे छोटा सबसे बाद में आएगा। वो कई बार आपको क्वेश्चन देगा, अरेंज दीज फॉलोइंग प्रोटीन्स इन बेसिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, कि किस, या तो उसने क्या दिया कि ये जो सबसे पहले बाहर आया है, इसका मतलब उसका वेट सबसे ज्यादा है। ठीक है, एक्चुअली इस टेक्निक से भी हम क्या निकाल सकते हैं, आपका मॉलिक्यूलर वेट। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे ना एसडीएस पेज, जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी से भी आप क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन, ये काफी जगह आपको देखने को मिलेगा। उस वाले क्वेश्चन में पता नहीं जेल परमेशन तो शायद नहीं लिखा था, जनरली वो कहेगा कि जब हमने प्रोटीन को जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी से निकाला तो उसका वेट आया फॉर एग्जांपल दिस मच डाल्टन, बट जब आपने उसका एसडीएस पेज कराया तो इतना आया। तो ये दोनों टेक्निक्स आपको एक साथ कई जगह देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, क्योंकि एसडीएस पेज क्या था, जिसमें हमने कहा था विद बीटा मरकैप्टा इथेनॉल, उसके अंदर आप क्या क्या कर रहे थे, उसके अंदर आप
डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे थे। ठीक है, तो जेल परमिशन से तो सीधा प्रोटीन आएगा। अगर आपको ये चेक करना है कि उसके अंदर सब यूनिट्स हैं या नहीं है, अगर तो एसडीएस पेज विद बीटा मरकैप्टा इथेनॉल पे भी उसी साइज का बैंड आया, इसका मतलब उसमें कोई सब यूनिट नहीं है। अगर उसका मान लो जैसे 120 था, मान लो 60 का बैंड आया, इसका मतलब उसमें 60 वाले दो हैं। जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था, एक हमने कौन सा 120 वाला देखा था ना, जिसमें बैंड 40 और 20 का आया था, तो हमने कहा था दो 40 वाले हैं, दो 20 वाले हैं। तो ये दोनों टेक्निक्स आपको काफी जगह पे एक साथ देखने को मिल सकती है। वो कहेगा मैंने एक प्रोटीन को जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी से निकाला, तो उसका वेट आया दिस मच डाल्टन, जैसे 120 किलो डाल्टन। बट व्हेन आई परफॉर्म द एसडीएस पेज विद बीटा मरकैप्टा इथेनॉल, आई गेट टू बैंड्स। तो फ्रॉम दिस यू विल गेट एन आइडिया कि दैट पर्टिकुलर प्रोटीन इज मेड अप ऑफ सब यूनिट्स। ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ क्या है, सब यूनिट्स हैं। ठीक है, तो अभी आपको भेजूंगा मैं ना, उसके क्वेश्चंस भेजे नहीं थे ना इलेक्ट्रोफोरेसिस के, उसके क्वेश्चन आप भी मैं आपको भेज दूंगा आज। ठीक है, अब ये देखो आप, इसमें आप देख रहे हो ये भी अलग अलग टाइप के मटेरियल, वही डेक्स्ट्रान, डेक्स्ट्रान क्रॉसलिंक्ड एग्रोस, ये सब मटेरियल्स हैं। आप एग्रोस पॉलीक्राइलामाइड की बात करते हैं, क्या था वो, जेल मटेरियल है। पोर है ना कुछ उसके अंदर मटेरियल ऐसे चाहिए जिनके अंदर कुछ ना कुछ पोर साइज हो, वहां पर आप जेल की बात कर रहे थे। अब देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे ये ट्रेड नेम आता है सेफेडेक्स, सेफेसरिल, सेफेरोज। अब ये देख रहे हो आप, इसमें ना नंबर है G10। अब वो क्या होगा ना, जितना नंबर बढ़ता जा रहा है उसमें क्या हो रहा है कि वो मे बी आपके बड़े साइज के जो प्रोटीन्स हैं उसको सेपरेट कर पा रहा है। मतलब एक तरह से जितना ज्यादा है, तो इसके हिसाब से तो उसमें फिर या तो पोर साइज आपका ज्यादा होगा। जैसे फ्रैक्शनेशन रेंज दे रखी है ना, G10 की 0.7 से कम है, G25 की 1 to 5 है, इसकी 1.5 to 30 है। तो इसमें में भी जितना वैल्यू बड़ा आ रहा है उतना आपका पोर साइज बड़ा होगा। ठीक है ना, ये जो S100, 200, 300, 400, इसमें भी ऐसा ही है, 1 to 100, 5 to 250, 10 to 1500, 20 to 80,000। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शनेशन रेंज वही या तो प्रोटीन के मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे ही होगी आपकी। ठीक है, तो ये ना आपको वहां पे नंबर देखने को मिलते हैं G10, G25। ठीक है, या कई जगह लिखा है, तो नंबर यही इंडिकेट कर रहा है कि कितने साइज तक के प्रोटीन्स को वो सेपरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे इसमें थोड़ा सा, ये जो सैफरोज में 6B, 4B, 2B, इसमें 6B का कम है, 4B का उससे ज्यादा है, 2B का सबसे ज्यादा है। इसमें जिसका नंबर कम है उसकी फ्रैक्शनेशन रेंज ज्यादा है। ठीक है, जिसका नंबर ज्यादा है उसकी फ्रैक्शनेशन रेंज जो है वो ज्यादा है। ठीक है, चलो इतना तो वो स्पेसिफिक नहीं पूछते हैं आपसे, मेन आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अभी ये याद करने बैठेंगे फिर तो कोई लॉजिक बनता है मटेरियल्स को याद रखना। हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, जैसे ये आ गया कि कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, तो ये क्या इंडिकेट करा, उस पर नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, आपका पॉजिटिव को। इसका मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कौन सा एक्सचेंजर है, हमारा कैटायन एक्सचेंजर है। तो थोड़ा बहुत ना कई बार नाम से भी आपको पता लग जाना चाहिए कि वो किस टाइप का एक्सचेंजर है। जैसे ये क्या होता है ना, कहीं लगा हुआ G10, G25, तो यू गेट सम आइडिया कि व्हाट इज देयर फ्रैक्शनेशन रेंज। ठीक है, फिर एक हम यहां पर किसकी बात करेंगे, दिस इज एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। कौन सी है, एफिनिटी। देखो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कि जो बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस हैं, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी की है, किसी एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ है, बायोटिन की एविडिन के साथ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो स्टेशनरी फेज है उसमें मैं ऐसा मटेरियल लगाऊंगा कि वो मतलब जो प्रोटीन मतलब एक स्पेसिफिक प्रोटीन ही उसके साथ लगेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको आरडीटी में बताया था निकल कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उसमें कौन सा टैग था, हिस्टिडीन 6 का। बताया था ना मैंने आपको कि वहां पर कि हम प्रोटीन्स को टैग करते हैं ताकि बाद में उनको प्यूरिफाई करना इजी रहे। अब जैसे ये हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोटीन है, इसमें से जो ग्रीन वाला है उसके ऊपर टैग है। ठीक है, अब ये निकल कॉलम क्रोमेटोग्राफी आप इमेजिन कर लो, आपने सारे प्रोटीन्स को डाला, बट आप देखो कि अनवांटेड प्रोटीन सारे बाहर आ गए, सिर्फ रिटेन कौन सा रहा, जिसके ऊपर टैग था। और उसको बाद में उसको हमने प्यूरिफाई कर लिया, प्यूरिफाइड टारगेट प्रोटीन फॉर एनालिसिस। So affinity chromatography is just based on the specific biological interaction. You want to separate some enzyme, फिर आप क्या करोगे,
ये जो आपका मटेरियल है यहाँ पर वो आप सबस्ट्रेट लगाओगे जिसके साथ एंजाइम लगता है, ताकि वो एंजाइम लगे, बाकी सब बाहर। अगर आपने किसी एंटीबॉडी को सेपरेट करना है, यू कैन कोट सम एंटीजन विच इज जिसके साथ एंटीबॉडी लगती है, तो एंटीबॉडी प्यूरिफाई कर लोगे। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस के बेस पे है, क्योंकि आपको पता है एंटीजन एंटीबॉडी बायोटिन एविडिन, या जैसे हमने एक पढ़ा था एफसी रीजन ऑफ आईजीजी, और जो प्रोटीन है ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो यू हैव टू टेक सम, मतलब आपको जो बायोलॉजिकल जो इंटरेक्शंस हैं उनका आप फायदा यहाँ पे उठाते हो। ठीक है, क्योंकि कॉलम तो हमने अपने हिसाब से बनाना है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आप निकल कॉलम यूज करो। अगर आपके प्रोटीन के ऊपर हिस्टिडीन 6 का टैग है, ओनली दैट प्रोटीन विल रिटेन विद इन द कॉलम, अदर प्रोटीन्स विल एल्यूट आउट। एंड बाद में वही होता है ना, आप एक लिखो ना, एक लिखो होता है वॉश बफर, सिर्फ आप वॉशिंग कर रहे हो। एल्यूशन मतलब लास्ट में जब आपको इसको एल्यूट करना है, ठीक है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि जो रेजिन है, जो आपका मटेरियल है, उसके साथ जो प्रोटीन आपका लग गया है, कौन सी पीएच पे वो लगा रहना चाहिए, और कौन सा ऐसा मैं पीएच आयनिक स्ट्रेंथ या कौन सा ऐसा कॉम्पोजिशन बफर की यूज करूं, दैट विल लीड टू द डिसोसिएशन ऑफ द योर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द कॉलम। एट द एंड तो आपको चाहिए ना प्यूरिफाइड प्रोटीन। बट अगर सेल के अंदर जैसे देखो ना, यहाँ पर उसने अलग अलग कलर दिखा रखा है, ऑरेंज कलर दिखा रखा है, ब्लू ग्रीन, 4 टाइप के प्रोटीन है, मुझे उसमें से सिर्फ ग्रीन वाला चाहिए। ठीक है ना, तो ये मैटर करता है। तो ये बड़ी जगह क्वेश्चन आता है हिस्टिडीन टैग वाला। ठीक है, और निकल कॉलम क्रोमेटोग्राफी मैंने तब भी बताया था आपको, और मैंने ये भी बताया कि हम इसमें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक एक हमने सबसे पहले कौन सी देखी, आयन एक्सचेंज। सबसे ज्यादा जो थोड़ा सा मेन है वो वही है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। जेल परमेशन का सीधा सा फंडा है, जो जिसका वेट बड़ा वो सबसे पहले बाहर, जिसका वेट छोटा वो सबसे बाद में बाहर। और एफिनिटी में तो इट इज ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। ठीक है, चलो निकल हिस्टिडीन तो चलो हमने खुद से लगाया है, ये तो अलग बात होगी। बट बाकी जैसे मैंने आपको बताया, यू वांट टू सेपरेट सम एंटीबॉडीज, सम एंजाइम और स्पेसिफिक प्रोटीन, सो यू हैव टू basically take into account the specific interaction of that particular protein or macromolecule with the other molecule। ठीक है, अब आती है रिवर्स फेज। ठीक है, रिवर्स फेज देखो, जनरली जनरली जितने भी जनरली जो स्टेशनरी फेज होता है उसका नेचर होता है पोलर जनरली। बट यहाँ पे उल्टा होगा, क्योंकि नाम इसका क्या रखा उसने, रिवर्स फेज। तो रिवर्स फेज में क्या उल्टा हो जाएगा, इसमें स्टेशनरी फेज कैसा होगा आपका, नॉन पोलर, और मोबाइल फेज कैसा होगा आपका, पोलर। ठीक है, इसमें स्टेशनरी फेज कैसा होगा आपका, जनरली जो क्रोमेटोग्राफी होती है ना, जैसे अभी आपने आयन एक्सचेंज पढ़ा, तो उसमें स्टेशनरी फेज पोलर था। बट इसमें क्या होगा, इसमें मेरा जो स्टेशनरी फेज है वो है नॉन पोलर, और जो मेरा मोबाइल फेज है वो कैसा है आपका, पोलर। स्टेशनरी फेज नॉन पोलर है, और मोबाइल फेज कैसा है मेरा, पोलर है। तो अब इसमें वही होगा ना, जिसके ऊपर चार्ज नहीं है वो ज्यादा टाइम के लिए कॉलम में रहेगा, क्योंकि जैसा नेचर स्टेशनरी फेज का है। और अगर आपके पास नॉन पोलर और पोलर दो चीजें हैं, तो जैसे यहाँ पे फेस नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर वाला ज्यादा टाइम के लिए कॉलम में रहेगा। तो इसमें क्या होता है ना, कि जो नॉन पोलर वाले हैं वो बाद में बाहर आते हैं, पोलर वाले पहले बाहर आते हैं। आयन एक्सचेंज में आपके नॉन पोलर वाले पहले ही बाहर आ जाएंगे, और पोलर वाले जो हैं वो बाद में बाहर आएंगे। ठीक है, तो ये क्या लिखा है कि इट इज क्रोमेटोग्राफी विच हैज मैनी सिमिलैरिटीज टू द, एक और क्रोमेटोग्राफी होती है जिसका क्या नाम बता रहा है वो, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, एक हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन किसके बीच में होती है, नॉन पोलर के बीच में। ठीक है, तो वैसे ही इसका प्रिंसिपल होता है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक जो है वो एक तरह से आपका, इसमें हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को लेते हैं। हाइड्रोफोबिक वही मतलब नॉन पोलर है, तो इसमें स्टेशनरी फेज नॉन पोलर है, और मोबाइल फेज मेरा रिलेटिवली पोलर है, इसलिए इसका क्या नाम है, रिवर्स फेज। जनरली मोस्ट ऑफ द क्रोमेटोग्राफीज के अंदर जो स्टेशनरी फेज है वो कैसा होता है आपका, पोलर, और मोबाइल फेज कैसा होता है, नॉन पोलर।
बट इसके अंदर स्टेशनरी फेस कैसा है आपका, पोलर, और मोबाइल फेस पोलर, ठीक है। अब ये उसने कुछ हमें एग्जांपल्स दे रखे हैं कि आप जो भी मतलब फेस, वही ना, वी आर नॉट, हम इतना इसमें कंसर्न नहीं है कि हम किस टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं, बट उसने बता रखा है कि बॉन्डेड फेस फॉर्म होती है जिसमें हम एल्काइल सिलेन ग्रुप्स लगाते हैं सिलिका के साथ, जैसे ब्यूटाइल हो गया, ऑक्टाइल हो गया, ऑक्टाडिसाइल हो गया, ठीक है। मोबाइल फेज आप वाटर यूज कर सकते हो, ठीक है, सम बफर, मिथेनॉल, एसीटोनाइट्राइल, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और मिक्सचर ऑफ दैट, ठीक है। बिकॉज जैसे पानी पोलर है, आपके ये मिथेनॉल, ये एसीटोनाइट्राइल, ये सब पोलर होते हैं, बट द मेन थिंग इज दैट की स्टेशनरी फेस कैसा है मेरा, नॉन पोलर, ठीक है। ये सारे ग्रुप्स होते हैं ना जो ब्यूटाइल, ऑक्टाइल, ऑक्टाडिसाइल, इन पे कोई चार्ज थोड़ा होता है, सिंपली एल्केन्स हैं, ठीक है। एल्केन पे थोड़ा कोई चार्ज होता है, सिंपल हाइड्रोकार्बन हैं आपके, ठीक है। रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी कैसे डिफरेंट है, यही सबसे मेन लाइन है, क्योंकि इसमें स्टेशनरी फेस कैसा है आपका, इनर्ट, और ओनली नॉन पोलर इंटरेक्शन आर पॉसिबल विद एनालाइट्स, ठीक है। तो सबसे खास बात यही है कि जो आपके नॉन पोलर जो एनालाइट्स हैं वो सबसे लास्ट में आएंगे, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो, इन रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी कॉमा polar analytes elute first, polar analytes elute first and non-polar analytes elute last, and non-polar analytes elute last. रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो पोलर एनालाइट्स हैं वो सबसे पहले बाहर आएंगे, नॉन पोलर आपके लास्ट में आएंगे। जैसे रिवर्स फेस को भी बता रहा है कि वो वाइडली यूज होती है ड्रग्स को एनालाइज करने के लिए, मेटाबोलाइट्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। जनरली एक लाइन तो ये भी लिखी होती है कि फॉर सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी ज्यादा बेटर है आयन एक्सचेंज से, दोनों को यूज करते हैं वैसे तो, फॉर सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी, जैसे ना रिवर्स फेस HPLC, मतलब वो तो कॉलम आपने जो भी यूज करना है, कॉलम के अंदर आपको एक स्टेशनरी फेस चाहिए, क्या चाहिए, मोबाइल फेस, सो रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी इज बेटर देन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इज बेटर देन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अभी तक हमने 4 क्रोमेटोग्राफी डिस्कस करी। एक है सबसे पहले आयन एक्सचेंज, मॉलिक्यूलर साइज के बेस पे, दैट इज जेल फॉर्मेशन, फिर एफिनिटी, और उसके बाद रिवर्स फेस, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि कुछ क्रोमेटोग्राफी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर एक, दो या तीन टाइप की क्रोमेटोग्राफी उसके अंदर वो डालते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। मेन आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो इनके बेस पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी HPLC GC में तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा क्या होता है। जैसे अब एक क्वेश्चन तो ये है, अब वो क्या कह रहा है कि एक मिक्सचर है दो प्रोटीन्स का, उसको हमने 3 क्रोमेटोग्राफी कॉलम से पास कराना है। एक तो हो गया कैटायन एक्सचेंज, मतलब ये हो गया आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन, जैसे मैं भी बता रहा था ना आपको कि नंबर लिखा होता है सेफेड X100, तो ये मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन और रिवर्स फेस, और ये हमें तीनों के रिजल्ट दे रखे हैं, ठीक है। जैसे ये रिजल्ट कैटायन एक्सचेंज का है, ये साइज एक्सक्लूजन का है, और ये रिवर्स फेस का है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजल्ट आपको बताना कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। क्योंकि इसमें आप ये बता पाओगे, साइज भी बता पाओगे,
और दूसरा ये बता पाओगे कि कौन सा ज्यादा हाइड्रोफोबिक है या कौन सा ज्यादा आपका पोलर है। तो बताओ इसके हिसाब से क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास तीन रिजल्ट हैं, कटायन एक्सचेंज, साइज और रिवर्स फेज। अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, एक तो साइज की बात हो रही है, हाइड्रोफोबिक या चार्ज की बात हो रही है। अब कटायन एक्सचेंजर हम किसके लिए करते हैं, कटायन एक्सचेंजर पे क्या चार्ज होता है, तो वो किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को। ठीक है, तो अब ए और बी जो है उसमें से जो, ये क्या शो कर रहा है ना, ये पहले बार आ रहा है, ये बाद में आ रहा है। इसका मतलब अगर हम हाइड्रोफोबिक देखें तो ए ज्यादा हाइड्रोफोबिक है बी से, क्योंकि जो पहले बार आ रहा है उसके ऊपर कम चार्ज है। अब देखो ना, एक तो हो जाता है कि चार्ज है, मतलब हाइड्रोफिलिक का हाइड्रोफोबिक है। अब बात हो रही है कि कम है ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो भी ये थोड़ा है कि किसी के ऊपर चार्ज फिक्स होता है, कोई ज्यादा हाइड्रोफोबिक होता है, कोई कम होता है। रिवर्स फेज में बी पहले बार आ रहा है, ए बाद में आ रहा है। तो अभी मैंने आपको लाइन लिखवाई, क्योंकि ये हमें ये जो पीक्स ये शो कर रही हैं कि टाइम के साथ जब आप कॉलम से निकाल रहे हो उसके बाद एब्जॉर्प्शन चेक करते हो, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट ही बताया, यू चेक एब्जॉर्प्शन एट 280 नैनोमीटर इफ इट इज ए प्रोटीन। ठीक है, अगर तो एब्जॉर्प्शन आ रही है तो तो इसका मतलब उस वाले जो आपके पास स्पेसिफिक जो आपके पास फ्रैक्शन आया उसके अंदर प्रोटीन है। तो रिवर्स फेज में क्या होता है, पोलर वाला पहले बार आता है, नॉन पोलर वाला बाद में। इससे ये तो क्लियर हो गया कि ए ज्यादा हाइड्रोफोबिक है बी से। साइज की बात की जाए तो पहले बी आया है, इसका मतलब बी बड़ा है, ए छोटा है। तो इसका मतलब क्या है, ए बी से ज्यादा हाइड्रोफोबिक है लेकिन बी से छोटा है। साइज एक्सक्लूजन में जो पहले बार आ रहा है वो बड़ा है, जो बाद में बार आ रहा है वो छोटा है, कि नहीं। क्योंकि रिजल्ट ऐसा ही आता है, रिजल्ट जो आता है ना, आपने देखा होगा जो पीछे भी मैंने आपको जेल परमिशन का दिखाया था, उसमें वो दिखा रहा था ना, टाइम के साथ पहले कुछ नहीं आ रहा, फिर एक फ्रैक्शन आया, फिर दूसरा फ्रैक्शन आया। तो जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले एक्सक्लूड करते हैं, स्मॉलर वाले बाद में करते हैं। तो साइज में तो आपको पता लग जाना चाहिए था कि बी बड़ा है, ए छोटा है। ठीक है, अब इसमें जैसे क्या दिखा रखा है, ए बड़ा दिखा रखा है, ये ऑप्शन वैसे ही गलत होगी। ठीक है, और कैटायन एक्सचेंजर तो हम किसके लिए करते हैं, क्योंकि उस पर तो नेगेटिव चार्ज है, उसमें तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना है। तो ये बी इज मोर एनाइनिक। ठीक है, तो क्योंकि कटायन एक्सचेंजर पे तो नेगेटिव चार्ज है, उसमें तो पॉजिटिव वो करना है, तो एनाइनिक तो होना नहीं चाहिए। कैसा नेचर होना चाहिए उसका, कैटाइनिक। और ए जो है मोर कैटाइनिक। ठीक है, ए कैटायन एक्सचेंज में जो ए है वो तो पहले ही बार आ गया, इसका मतलब तो वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम है। और स्मॉलर तो चलो है ही सी वो बी से, बट ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। इसमें कौन सी स्टेटमेंट सी आपकी, थर्ड। देखो एक ही क्वेश्चन में उसने तीनों क्रोमेटोग्राफी पूछ ली आपसे, सिर्फ आपको प्रिंसिपल पता हो आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, आपको प्रिंसिपल लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्रिंसिपल नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ये चलो आप करके आना, ये वाला क्वेश्चन करो आप ट्राई। उसने क्या की, आपके पास एक प्यूरिफिकेशन, आपने एक्सपेरिमेंट करना है और उसमें मिक्सचर है तीन प्रोटीन्स का ए बी सी। अब इसमें भी क्या की, जेल एक्सक्लूजन और कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी ड्यूरिंग एल्यूशन। जो बफर की पीएच है वो 7 है। आपको बताना है कि इसमें से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। आपको तीनों के वेट भी बता रखे हैं और तीनों का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी बता रखा है, और पीएच क्या है बफर की, 7 है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको। अगर तो हम वेट की बात करें तो जिसका वेट सबसे बड़ा है वो सबसे पहले बार आएगा, और जो सबसे छोटा है वो सबसे बाद में। तो यहाँ तो सिर्फ लास्ट की बात हो रखी है, तो इसमें ए एल्यूट लास्ट और इसमें भी ए एल्यूट लास्ट। अब देखना है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब पीएच तो 7 है, तो जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि अब यहाँ पे कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, इसका मतलब इस ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अब जैसे जो पीएच है, अगर तो वो पीआई से ज्यादा होती है तो उस पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव।
अगर पीएच पीआई से कम है तो उस पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। अब पीएच है 7, पीआई 11, तो इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। इस पे नेगेटिव, इस पे भी पॉजिटिव। लेकिन अब इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 7 से और बहुत ज्यादा है, जैसे उसका 9 है उसका 11 है, तो इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ए एल्यूट्स लास्ट इन बोथ केसेस। समझ रहे हो कैसा क्वेश्चन आता है? तो ये वो आपसे चेक करना चाहते हैं कि आपको, आप जो क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़ा है, ठीक है, ये नहीं पूछ रहा कि एपरेटस कैसा है या किस टाइप के मटेरियल बने हुआ है, बट वो चलो थोड़ा सा, जैसा मैंने आपको बताया सैफेडेक्स होता है, थोड़ा बहुत कई बार ये होता है ना, बच्चा क्वेश्चन ही छोड़ देगा, वो पता नहीं सैफेडेक्स क्या है। दीज आर ऑल मटेरियल। ठीक है, तो अलग अलग कॉलम्स हैं, उनके अंदर हम अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को यूज करते हैं, बट एट द एंड जो क्वेश्चन आता है वो इस पे बेस्ड आ रहा है कि हमें प्रिंसिपल पता हो। ठीक है ना, अब जैसे यही था यहाँ पर, कटायन एक्सचेंजर का मतलब जो पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, फिर ये कंसेप्ट भी यहाँ पे लगा कि पीएच पीआई से ज्यादा या पीएच पीआई से कम है। तो वो जो मैंने आपको कल भी बताया था इलेक्ट्रोफोरेसिस में पीएच, क्योंकि आपने बफर की पीएच आपको दे रखी है, अगर मेरी पीआई ज्यादा है, या आप ये कह सकते हो कि पीएच पीआई से कम है या पीआई पीएच से ज्यादा है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज था। और अगर पीएच जो है, अगर वो आपकी पीआई से ज्यादा है, जैसे पीआई 3 है पीएच 7 है, तो उसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव। तो ये होता है ना, जो प्रोटीन है उसका चार्ज डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बफर यूज कर रहे हो या किस टाइप के सोल्यूशन में है। ठीक है ना, अगर मेरी पीएच पीआई से ज्यादा है, इसका मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अगर पीएच पीआई से कम है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया आपकी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, फिर इसमें बाकी क्रोमेटोग्राफी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ठीक है, आपकी एचपीएलसी क्या होती है, और थोड़ा बहुत हम देखेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। ठीक है, बट ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो आपको इनके ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इनके, बाकी तो यह है कि एचपीएलसी और जीसी में मेन फर्क क्या होता है, वो थोड़ी ना एडवांस वाली है, मतलब इन द सेंस की, जैसे ये भी, जैसे आप रिवर्स फेज है, इसके इसको भी एचपीएलसी बोल सकते हो, क्योंकि अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आप कॉलम्स तो आपने बनाने हैं, उसके बाद किस बेस पे आपने करना है। ठीक है ना, जैसे अभी हम एचपीएलसी जो बोलते हैं ना, उसके अंदर जनरली एक रहता है कि जो भी हमें ये बफर्स या जो भी सॉल्यूशन यूज करते हैं वो हाई प्योरिटी के होने चाहिए, क्योंकि कंटेमिनेशन होगी तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आता। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है कि जो कंपाउंड्स वॉलेटाइल होते हैं, जैसे पहले वो एक आपके लिक्विड फॉर्म में है, अब सबका सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। जैसे वो किस बॉइलिंग पॉइंट होता है कि किस टेम्परेचर पे वो, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, तो अब आपके पास 5-6 कंपाउंड है, अब हर एक का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो आपने उसको हीट करना स्टार्ट करा, एक टेम्परेचर पे एक बॉयल वेपर फॉर्म में गया सेपरेट, दूसरा वेपर फॉर्म में गया फिर सेपरेट। तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जनरली हम उन कंपाउंड्स के लिए करते हैं जो वॉलेटाइल होते हैं और जो हाई टेम्परेचर पे खराब भी ना हो। ये नहीं है कि वो खराब ही हो गए फिर उसको उसको सेपरेट करने का फायदा नहीं हुआ। ठीक है, बट मेन आपने देख लिया होगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है आयन एक्सचेंज, ये सबसे जो, मतलब कह सकते हैं कि जो खतरनाक वाली है, इसमें गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें पीएच का कंसेप्ट लगता है, पीआई का कंसेप्ट लगता है। ठीक है, जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा हुआ तो उनको अ, उसमें ये पता होना चाहिए कि पीआई जो है वो, जैसे अब अमीनो एसिड के साथ साथ आप उसको प्रोटीन्स पे भी अप्लाई कर सकते हो कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, उसका पीआई कम होगा, पॉजिटिव का ज्यादा होगा, और जो हाइड्रोफोबिक है उनका इन बिटवीन होगा। ठीक है, चलिए बस बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।